तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 134 का पेपर कैसे आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो 3 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का ये पेपर लगेगा टोटल। तो इसके अंदर देख लेते हैं, दो सेक्शंस रहते हैं अपने, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 से अपने को मिनिमम टू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 2 से मिनिमम मिनिमम 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और टोटल अपने को 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। अब इसको, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में भी समझ सकता है, हिंदी आता है वो हिंदी में भी समझ सकता है। यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो यहाँ पर समझते हैं अपन। पहला सवाल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उदारवादी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो सवाल है ये 20 नंबर का था और ये चैप्टर 1 से था। ठीक है, उदारवादी सिद्धांत इस बार क्या आ सकता है? नारीवाद सिद्धांत आ सकता है, मार्क्सवादी सिद्धांत आ सकता है, यथार्थवादी सिद्धांत आ सकता है। ठीक है, नारीवाद आ सकता है और हरित राजनीति वाला आ सकता है। उत्तर संरचनावाद क्या है, ये आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने को चैप्टर 1 को हल्के में नहीं लेगा ना, क्योंकि एक 20 नंबर का सवाल आपको दिख जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है केनेथ वॉल्ट का सिस्टम सिद्धांत, यानी कि जो मैंने आपको व्यवस्था सिद्धांत बढ़ाया था कि इस दुनिया के अंदर एक व्यवस्था के तहत ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध संचालित होते हैं। कोई भी एक देश अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज और अपने इंटरनेशनल अफेयर्स, कोई भी देश अपने घरेलू नीतियां और विदेश नीतियां, ठीक है, वो इस प्रकार से बनाता है कि ये जो सिस्टम चलता है पूरी दुनिया का, उसके अंदर वो फिट बैठ सके और अपने आप को राजनीतिक स्तर पर वो ऊंचा दिखा सके सबके सामने। तो एक सिस्टम के तहत ये पूरी दुनिया चलती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, और चैप्टर नंबर, अब ये देखते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्क्सवादी सिद्धांत। देखो, पहले ही चैप्टर से आपको 40 नंबर के सवाल है वो देखने के लिए मिल गए। एक तो उदारवादी सिद्धांत आया था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए उदारवादी सिद्धांत, ये 20 नंबर का एक सवाल था। ठीक है, अब सुनते जाओ। सवाल नंबर 3 देखो, ये मार्क्सवादी सिद्धांत आया, यानी कि यूनिट नंबर 1 से टोटल 40 नंबर के सवाल हैं। एक तो उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर, एक ये मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है। तो गाइज चैप्टर 1 मैंने इसलिए कहा है कि हल्के में नहीं लेना, यहाँ से काफी भर भर के सवाल आते हैं। हेलेंस्की समझौता, दोस्तों इसके बारे में मैंने अच्छे से समझा रखा है। बर्लिन वार, ये मैंने आपको डायग्राम बना करके बताया था। ठीक है, एक्चुअली रिवीजन करना होता है चीजों का, रिवीजन नहीं करते हैं तो दोस्तों घटिया मार्क्स आते हैं। ठीक है, अभी अपने पास में अच्छा खासा टाइम है तो अपन रिवीजन कर सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ। सवाल नंबर 5, भूमंडलीकरण के दौर में राष्ट्र राज्य की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भूमंडलीकरण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और भूमंडलीकरण एक ही मतलब होता है, तीनों शब्दों का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो आज के टाइम पे जो राष्ट्र राज्य दोस्तों ये प्रभावित होता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो कंपनीज होती हैं, उनकी स्थापित होने से राष्ट्र राज्य की जो संप्रभुता है वो खतरे में आ जाती है कई बार। और एक राज्य की जो आंतरिक नीति है वो भी प्रभावित होती है। ठीक है, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होते हैं दोस्तों, अरबों खरबों रुपये इनके पास होते हैं। ठीक है, बिलियंस ट्रिलियंस रुपीज इनके पास में होते हैं और ये किसी गरीब देश में स्थापित होते हैं तो फिर उस देश की मतलब सब कुछ हालात बदल सकते हैं, मतलब प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये लिखना है कि आज के टाइम पे जो राज्य है दोस्तों, ये इसकी शक्ति में कमी आती जा रही है, इसकी संप्रभुता में कमी आती जा रही है। पहले जिस हिसाब से राज्य मजबूत हुआ करता था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, लेकिन आज के टाइम पर उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता, क्योंकि दोस्तों राज्य के जो आज के टाइम के जो डिसीजन होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां आना ये भूमंडलीकरण का एग्जाम्पल है। भूमंडलीकरण के कारण दोस्तों किसी भी देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो स्थापित होती है और कई राष्ट्रों का शोषण भी करती हैं। ठीक है, सवाल नंबर 6, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के महत्व की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, चैप्टर नंबर 14 से ये सवाल आया है। मैं आपको 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ ये क्षेत्रवाद वाला जो चैप्टर था, इसके तहत मैंने आपको क्षेत्रवाद कितने तरीके का होता है, ठीक है, क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है और क्षेत्रवाद के टाइप मैंने बताए थे, क्षेत्रवाद का क्या फायदा मिल सकता है आज के टाइम पर दुनिया के देशों को, तो वो आपको सवाल नंबर 6 में इसका आंसर लिखना था। 7वां सवाल है बहुध्रुवीय व्यवस्था, मल्टीपोलर सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति को एक धुरी से बहुधुरी बनाने में सहायक रहे, टिप्पणी कीजिए। दोस्तों ये यूपीएससी टाइप का सवाल है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना। इग्नू के पेपर काफी
क्वालिटी वाले बनते हैं। और इस बार 2023 में बहुत ही शानदार पेपर बना था बीपीएससी 133 का। और दोस्तों हिस्ट्री का भी बढ़िया था, हिस्ट्री का भी बढ़िया था बीएचआईसी 133 का। तो इसमें वो लोग रह जाएंगे जो कि बहुत कम लोग पढ़ाई किए या फिर हवाबाजी में विश्वास रखते हैं, ठीक है, मेहनत नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए दिक्कत होगी ऐसे क्वेश्चन पेपर में। तो इसलिए अपने को जरूरत है कि अपन डेप्थ में पढ़े, हर एक चीज को समझ समझ के पढ़े, क्योंकि ये जो 7वां सवाल है दोस्तों, इसमें डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अगर नहीं है समझ, रटते हैं अपन, तो ये नहीं कर पाएंगे, तो हमारा 20 नंबर का सवाल छूट जाएगा। इसमें क्या पूछा है कि दोस्तों 1991 से पहले दुनिया कैसी थी? द्विध्रुवीय दुनिया थी, ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड था। यानी कि दोस्तों दुनिया की जो शक्ति है, पूरी शक्ति, वो एक तो यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दोनों देशों के पास में शक्ति केंद्रित थी। तो इसलिए दुनिया द्विध्रुवीय थी। आज के टाइम पे दोस्तों शक्ति मतलब किसी एक देश के पास में केंद्रित नहीं। अपन बोल तो देते हैं कि अमेरिका बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, सिंगापुर, ताइवान, भारत, चीन, जापान, ये देश है, ये ताकतवर होते जा रहे हैं, ठीक है, सेना के मामले में भी, पैसे के मामले में भी, विज्ञान और तकनीकी के मामले में भी, ठीक है। हर एक तरीके से जो मैंने देश बताए हैं, कभी विकासशील देश हुआ करते थे और एक जमाने में ये गुलाम देश हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये स्वतंत्र हो चुके हैं। तो इन्होंने अपनी ताकत को बढ़ाया है। तो अपन कह नहीं सकते कि ये जो दुनिया की शक्ति है सिर्फ एक या दो देशों के अंदर बटी हुई है। आज के टाइम पर दोस्तों काफी सारे जो देश है वो ताकतवर है। तो इसी दुनिया को कहते हैं बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय दुनिया, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो बहुध्रुवीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति को एक ध्रुवीय से द्वि बहुध्रुवीय बनाने में सहायक रहे हैं। देखो बहुध्रुवीय व्यवस्था, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस प्रकार की व्यवस्था दुनिया में स्थापित हुई 1991 के बाद में, यानी कि प्रत्येक देश को मौका मिलता है कि वो वैश्वीकरण का फायदा उठाए, वो उदारीकरण का फायदा उठाए, वो निजीकरण का फायदा उठाए। अब इन तीनों प्रक्रियाओं का फायदा उठा करके दोस्तों वो तरक्की कर सकता है। और मतलब दुनिया गवाह है कि वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण तरक्की भी हुआ है, ठीक है। यानी कि एक टाइम पर राज्य का बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है, सरकारी कंपनियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता था, प्राइवेट कंपनी स्थापित नहीं हो सकती थी। और कोई अगर निवेश करना भी चाहता है, विदेशी व्यक्ति है, तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत होता था। और अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये सब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। विश्व बैंक, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। इन संगठनों ने दुनिया के अलग अलग देशों को वित्तीय सहायता दी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए है, ठीक है। तो हर एक देश को वापस से अपॉर्चुनिटी मिली है कि वह देश अपने देश में आधारभूत संरचना का विकास कर सकता है, यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको डेवलप कर सकता है, हाईवे बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, यूनिवर्सिटीज बना सकता है, स्कूल्स बना सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से मतलब अपन कह सकते हैं कि पहले के टाइम पर मतलब अमेरिका के पास में ताकतें हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पे ध्रुवीय भी थी दुनिया, एक ध्रुवीय थी, यूनिपोलर कहते हैं एक ध्रुवीय को। आज के टाइम पर काफी ज्यादा शक्ति है, वो काफी ज्यादा अलग अलग देशों में बट गई है। तो बहुध्रुवीय व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय संगठन ने सहायता दी है इस प्रकार से। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे 200 शब्दों में। स्वेज समस्या, दोस्तों मैंने कम से कम 5 बार बताया इसको, स्वेज समस्या को, ठीक है। यानी कि एक टाइम पर मिस्र वो कब्जा करना चाहता था स्वेज नहर पर, क्योंकि दोस्तों ये यूरोप को जोड़ती है एशिया से। यूरोप को एशिया महाद्वीप से जोड़ने वाली जो नहर है वो स्वेज नहर थी। और मिस्र के राष्ट्रपति ने दोस्तों इस नहर पर इस नहर का राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की थी, यानी कि मिस्र ही सब कुछ संभालेगा, मिस्र चाहेगा उसी देश के जहाज स्वेज नहर से गुजर सकते हैं। तो ये समस्या है, स्वेज नहर समस्या कहलाई, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इजराइल, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन युद्ध के अंदर कूद पड़े थे, और किस तरह से यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और ये समस्या शांत हुई थी। शक्ति संतुलन दोस्तों 2-3 बार पढ़ चुके हैं, पावर बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर, एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन। शक्ति संतुलन का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पर दो देश हैं, ठीक है। सपोज करो आपके सामने दो देश हैं, और जो ए देश है वो टिंगू सा है, मतलब उसके पास में ज्यादा पावर नहीं, उसके पास में ना तो सेना है, ठीक है, और ना ही उसके पास में हथियार है, ना ही उसके पास में पैसे हैं, ना ही उसके पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
ठीक है। और एक बी देश है इसका पड़ोसी देश, वो इतना बड़ा है, उसके पास में हथियारों की संख्या, सैनिकों की संख्या, विज्ञान और तकनीकी की सहायता से वो बहुत समृद्ध है। तो दोस्तों ए क्या सोचता है कि बी कभी भी हमला कर सकता है, तो इसलिए ए मतलब दुनिया की सहायता लेता है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में शामिल हो जाता है, सदस्यता ले लेता है अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, हथियारों का उत्पादन करता है, हथियारों का दोस्तों आयात करता है, इंपोर्ट करता है, महंगे महंगे और अत्याधुनिक जो वेपन्स होते हैं उसको मंगवाता है, ताकि जो ए देश है वो दोस्तों बराबर का बन जाए, वो बराबर का बन जाए बी जितना। ठीक है। शक्ति के मामले में देखो क्षेत्रफल तो इतना रहेगा, लेकिन शक्ति के मामले में बात करते हैं अपन, दुनिया में सिर्फ शक्ति की बात होती है, शक्ति की पूजा होती है, जो शक्ति विहीन होता है उसकी कोई भी बात नहीं करता, ये अपने रियल लाइफ में भी लागू होता है। ठीक है। तो जो ए देश है वो अपनी शक्ति बढ़ाता है विद द टाइम, और बी के बराबर, बी जो देश था उसके बराबर अपनी शक्ति कर लेता है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस क्षेत्र में, इस एरिया में अब बैलेंस ऑफ पावर स्टेब्लिश हो चुका है, शक्ति संतुलन स्थापित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर शांति वो स्थापित हो चुके हैं। ध्यान रखना जब जब युद्ध होते हैं दुनिया के अंदर, तब ये जो शक्ति संतुलन है ये बिखर जाता है, ये टूट जाता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये मतलब स्टेबलाइज नहीं रहता है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका पेपर था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन पेपर को। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से मतलब बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, इजी सवाल भी आते हैं। ठीक है। नहीं पढ़ा हुआ तो नहीं लिख पाएंगे, अगर पढ़ा होगा तो कंप्लीट लिखेंगे अपन। ठीक है। तो बीपीएससी 134 में अपन यूनिट नंबर 1 ये देख लेते हैं। देखो नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में अपन समझ लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध किसको कहते हैं। ठीक है। बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अपने को पता रहना चाहिए यार, ये पूरी किताब है, ये आईआर बेस्ड है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है। इसमें देखो दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, अधिक देशों के मध्य, अथवा दो या दो से अधिक, अथवा दो या दो से अधिक संगठनों के मध्य, दो से अधिक संगठनों के मध्य जब हम संबंधों का अध्ययन करते हैं, संबंधों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं डियर? आईआर कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध पूरा नहीं लिखूंगा, आईआर लिखूंगा, आई फॉर इंटरनेशनल, आर फॉर रिलेशंस, उसको आईआर कहते हैं। तो दोस्त यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संबंध की क्या डेफिनेशन होती है? दो या दो से अधिक देशों के जब हम मध्य संबंध पढ़ते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं, अथवा दो या दो से अधिक संगठनों के बीच में, वो क्षेत्रीय संगठन भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, जब हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, यानी कि दो संगठनों के बीच में कर लिया अध्ययन, ठीक है, उनके संबंध देख लिए अपन ने, और दो से अधिक देशों के बीच में संबंध देख लिए, तो इन संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि चाइना और न्यूजीलैंड के बीच में आप अध्ययन करते हो संबंधों की, ठीक है, कि चाइना की न्यूजीलैंड के साथ में किस प्रकार के रिलेशनशिप है, तो अपन क्या अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर? अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। ऐसे ही दोस्त मैं आपको कहूं कि मैं नाफ्टा, ठीक है, नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन तीन देशों के बीच में ये समझौता हो रखा है, व्यापार को अधिक सुगम सरल बनाने के लिए तीन देशों ने मिलकर के। कौन कौन से तीन देश? मैक्सिको, कनाडा, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन तीनों देशों ने मिलकर के नाफ्टा एक संगठन बनाया है। ठीक है। और मैं कहूं कि नाफ्टा के एपेक के साथ में क्या संबंध है? एपेक क्या है दोस्तों? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, सॉरी, ये सी का मतलब यहाँ पर कोऑपरेशन है, जिसका मतलब होता है सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ठीक है। ये दो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इनके बीच भी अध्ययन करोगे तो क्या अध्ययन कर रहे हो? अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। वो मुख्य विचारधाराएं आईआर के अंतर्गत होती है। एक तो यथार्थवाद, यथार्थवाद का मतलब क्या होता है वो अपन समझते हैं। एक उदारवाद है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर दो प्रमुख विचारधाराएं कौन सी होती है, एक तो यथार्थवाद होता है,
एक उदारवाद होता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी विचारधाराएं होती है जैसे कि नारीवाद, हरित राजनीति, मार्क्सवादी, ठीक है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत, या फिर संरचनावाद सिद्धांत, या फिर औपनिवेशिकवाद सिद्धांत, ये सब क्या है दोस्तों, ये आलोचना के रूप में आई है। इन अवधारणाओं ने या इन विचारधाराओं ने यथार्थवाद और उदारवाद की आलोचना की है, बुराई की है, ठीक है। तो मुख्य विचारधारा तो दो ही होती है आईआर के अंदर, एक तो यथार्थवाद, एक उदारवाद, ठीक है। अब देखो यथार्थवाद पर भी एक 20 नंबर का सवाल आ सकता है, डेफिनेटली, नो डाउट। तो अपन जानेंगे जानेंगे अपन, ठीक है, कि यथार्थवाद की जो मुख्य फोकस है, यथार्थवाद किन बातों पर बल देता है, एक तो शक्ति पर, राज्य की शक्ति पर बल देता है, और एक राज्य की संप्रभुता पर बल देता है, ठीक है। ये दो शब्दों का मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है तो यथार्थवाद आज के बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यथार्थवाद की मेन जो अवधारणा है, मेन अजम्पशंस ऑफ रियलिज्म, वो अपन एक बार देख लेते हैं, मुख्य अवधारणा है यथार्थवाद की, ठीक है। देखो पहला है राज्य मुख्य अभिकर्ता होते हैं, स्टेट्स आर मेन एक्टर, यानी कि हिंदी में लिखें तो राज्य मुख्य अभिकर्ता, राज्य मुख्य अभिकर्ता होते हैं, ठीक है। गैर राज्य अभिकर्ता, अभिकर्ता का मतलब होता है दोस्त एक्टर, यानी कि काम करने वाला, ठीक है। अभिकर्ता मतलब काम करने वाला। राज्य मुख्य अभिकर्ता होते हैं, न कि गैर राज्य अभिकर्ता। एक और मेरी रिक्वेस्ट है दोस्त तुमसे कि वीडियो बनने के बाद में इसको जब मैं अपलोड करूं तो इसको एक बार और देख लेना, ताकि अच्छे से समझ में आए, दिमाग में कुछ बातें सेट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एक बार और देख लेना ताकि और ज्यादा क्लैरिटी वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो राज्य मुख्य अभिकर्ता होते हैं, न कि गैर राज्य अभिकर्ता। दोस्तों राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है, इसका मतलब क्या है कि एक राज्य, जैसे कि दोस्तों ए राज्य है, ठीक है, इसका नाम चाइना हो सकता है, जापान हो सकता है, स्विट्जरलैंड हो सकता है, न्यूजीलैंड हो सकता है, कनाडा हो सकता है, कोई भी एक राज्य। राज्य का मतलब यहाँ पर कोई राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर कोई तमिलनाडु वाला राज्य नहीं है। ये राज्य का मतलब यहाँ पर देश है, कंट्री है एक, ठीक है। तो एक कंट्री है एक, तो जो एक कंट्री है, ए राज्य है दोस्तों, यही डिसाइड करेगा कि मुझे किस राज्य के साथ में संधि करनी है, किस राज्य के साथ में समझौता करना है, किस राज्य के साथ में समझौता करना है, संधि करनी है, और किससे व्यापार करना है, और किससे युद्ध लड़ना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए नाम का राज्य अपने डिसीजन लेते टाइम किसी को पूछता नहीं है, ठीक है, किसी को नहीं पूछता है। तो मैंने यही तो कह दिया, जैसे कि आपके घर में आपके मतलब आपके पापा की चलती हो, या फिर किसी का अगर पति है तो उसकी चलती हो, ठीक है। तो घर का मुख्य अभिकर्ता कौन हो जाएगा, पति अथवा पापा, पति अथवा पापा। क्यों, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा चल रही है, वही डिसीजन मेकर है, वही आपके परिवार के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, कहाँ पे पढ़ना है, किसके साथ में जाना है, ठीक है, ये सब। तो इसी प्रकार से अगर अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीति में बात करें दोस्त, तो एक राज्य किसके साथ में संधि करेगा, किसके साथ में समझौता करेगा, किसके साथ में व्यापार करेगा, किसके साथ में युद्ध करेगा, तो वह अकेला राज्य खुद डिसाइड करता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। गैर राज्य अभिकर्ता क्या होते हैं दोस्त, ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर गैर राज्य अभिकर्ता होते हैं एनजीओ। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर दबाव समूह है, ठीक है। आपके दबाव समूह और हित समूह है, ठीक है, हित समूह है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सब क्या है, ये सब गैर राज्य अभिकर्ता है। तो दोस्तों यथार्थवाद में किसकी चलती है, राज्य की चलती है। राज्य जो कुछ कहता है उसे के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। गैर राज्य अभिकर्ताओं की कोई बात नहीं मानता है, चाहे ये चीख चीख कर मर ही क्यों ना जाए, ठीक है। तो एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। सरकार की तरफ से इनको कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है एनजीओ को। और दोस्तों एनजीओ है ना, वो बिना किसी स्वार्थ से काम करता है। जैसे कि आपने ठाना कि मुझे शहर के झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाना है, निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, तो आप एक एनजीओ का निर्माण कर लो, ठीक है। आपको अगर ये करना है कि मुझे देश भर में जितने भी एड्स
के पेशेंट है, HIV एड्स के पेशेंट है, उनकी हेल्प करना है, उन तक रीच आउट करना है, तो दोस्त आप एनजीओ बना सकते हो, ठीक है। आपका मोटिव वहां पर पैसा कमाना, पैसा छापना नहीं होगा। ऐसे दोस्त दबाव समूह, हित समूह, बहुराष्ट्रीय कंपनी, इनकी राज्य कोई बात नहीं सुनता है, ठीक है, राज्य अपनी चलाता है। तो यथार्थवाद ये मानता है कि राज्य अपनी चलाता है, राज्य मुख्य अभिकर्ता होता है और गैर राज्य अभिकर्ताओं को कोई स्थान नहीं होता है। यथार्थवाद की दूसरी विशेषता देख लेते हैं गाइज। यथार्थवाद की दूसरी विशेषता, शक्ति को अर्जित करना, शक्ति को अर्जित करना, ठीक है, पावर ग्रेबिंग करना। देखो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्या चलता है, कोई अगर कमजोर रहता है उसको दबा लेता है हर कोई भी। कोई अगर राज्य कमजोर है, उसके पास में ना सेना है, ना उसके पास में क्षेत्रफल है, ना उसके यहाँ पर जो आदमी वो काम किए इतने ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, पड़े रहते हैं, ठीक है, अपने देश के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो दोस्तों वो राज्य देश पूरी दुनिया के अंदर कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो कमजोर हो जाएगा, कोई भी अटैक कर सकता, कोई भी खत्म कर सकता उसको। इसलिए दोस्तों ताकत होना जरूरी है। मैं बार बार ताकत पे इसलिए बल देता हूँ क्योंकि एक रियल लाइफ में भी आपको ताकत होना जरूरी है, शक्ति को अर्जित करना चाहिए अपने को रियल लाइफ में भी, ठीक है, ताकि चीजें है वो स्मूथली चलता रहे, कोई अपने को दबा नहीं पाए, ठीक है। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दोस्तों शक्ति को अर्जित करना चाहिए होता है एक देश को। यथार्थवादी यही सब कुछ बताते हैं कि अगर कोई कमजोर राज्य उसको कोई भी दबा सकता है, अगर वो ताकतवर बन जाता है तो दोस्त उसको को दबाना आसान नहीं होगा, वो अच्छे अच्छों को हरा सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर कोई विश्व व्यवस्था नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई विश्व व्यवस्था नहीं है। यानी कि दोस्तों फिलहाल के टाइम पर जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, आपने सुना होगा, रसिया और यूक्रेन है वो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो विश्व सरकार होती, देखो दुनिया की कोई भी सरकार नहीं है ना, दुनिया में तकरीबन 200 राज्य हैं, 200 देश हैं टोटल, ठीक है, लेकिन कोई एक सरकार तो नहीं है। अब आज के टाइम पर सारे देश लगभग जिद्दी टाइप के हो गए, है ना, कोई देश किसी के सामने झुकता नहीं है आज के टाइम पर, चाहे वो क्षेत्रफल में छोटा हो, ठीक है। अगर कोई देश वास्तव में छोटा है तो वो कोई ऐसे संगठन में शामिल हो जाएगा जहां पर उसकी जो आवाज है वो और ज्यादा ताकतवर बन जाती है। जैसे कि यूरोप को जो देश है दोस्तों, वो यूरोपियन संघ में शामिल हो गए हैं। ऐसे ही दोस्तों अरब के देश है वो अरब लीग में शामिल हो गए। अफ्रीका के जो देश हैं छोटे छोटे वो अफ्रीकन संघ में शामिल हो गए, राइट। तो ऐसे ग्रुपिंग हो जाती है, फिर आज के टाइम पे कोई किसी से दबता नहीं है। तो विश्व सरकार होती तो विश्व सरकार का कहना मानता रसिया, और ये युद्ध है ये यहीं पर खत्म हो जाता, समझौता हो जाता। लेकिन दोस्तों विश्व सरकार नहीं है, विश्व सरकार नहीं है, तो विश्व सरकार की अनुपस्थिति में अराजकता का माहौल होगा, ठीक है। अराजकता क्या होती है, अस्त व्यस्त होना। जैसे कि दोस्तों आपके घर में अगर 10 छोटे छोटे बच्चे आ जाए तो आपके कॉपी किताब इधर उधर फेंक देंगे, अपने खिलौनों से तुम्हारे बेडशीट वगैरह गंदा कर देंगे, तो घर के अंदर अराजकता का माहौल होगा, ठीक है। फिर तुम जब चिल्लाओगे तब जाकर के वो शांत बैठेंगे, ठीक है। आप क्या बन जाओगे उस टाइम पर, विश्व सरकार बन जाओगे। तो दोस्तों विश्व सरकार होती तो आज दुनिया के अंदर ये हालात होते क्या, कोई एक देश हिमाकत कर लेता दूसरे देश पर युद्ध करने की, डेफिनेटली नो, ठीक है। लेकिन विश्व सरकार नहीं है तो क्या करें, अराजकता का मामला, जिसके जो मन में आएगा वो करेगा, ठीक है। तो शक्ति को अर्जित करता है एक राज्य ताकि वो कमजोर से ताकतवर बन जाए और कोई उसको दबा नहीं पाए। अगर कोई युद्ध लड़ता है तो उस युद्ध को भी वो मतलब टाल सकता है या हरा सकता है, ठीक है। और लिखेंगे फिर जैसे कि आज के टाइम पर, जैसे कि यथार्थवाद क्या कहता है कि भाई खुद की सहायता खुद को ही करनी पड़ेगी, तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा, ठीक है। सेल्फ हेल्प, स्व सहायता, सेल्फ हेल्प। तो यथार्थवादी सिद्धांत क्या कहता है कि भाई एक राज्य को खुद की सहायता खुद ही करनी पड़ेगी, ठीक है, स्वयं की सहायता खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विश्व सरकार नहीं है। तो तुम्हें ही मतलब संसाधन का जुगाड़ करना होगा, तुम्हें हथियार लाने होंगे, ठीक है। और तुम्हें मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़ना है ताकि तुम्हारी जो आवाज है वो और ज्यादा ताकतवर बन जाए, ठीक है। विश्व सरकार नहीं, अराजकता है यहाँ पे, कोई भी तुम्हें मार सकता है, कोई भी दबा सकता है, राइट। तो खुद की सहायता खुद करनी पड़ेगी, किसी पर डिपेंड नहीं होना है, यही कहता है यथार्थवाद। फोर्थ पॉइंट क्या है, जीरो सम गेम। तो जीरो सम गेम है ना, बच्चे खेलते हैं, ठीक है, जीरो सम गेम, जीरो सम गेम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चे छोटे छोटे, तो ये जीरो सम गेम खेलते हैं। यानी कि दोस्तों इस गेम में क्या होता है कि एक बच्चा है वो काफी ज्यादा नुकसान के अंदर चला जाता है और जो दूसरा बच्चा है वो मुस्कुराता रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा फायदे में होता है।
और एक बच्चा है वो दूसरे के नुकसान की इसमें परवाह नहीं करता कि दूसरा जो लड़का है, दूसरा लड़की है, वो कितना नुकसान में जा रहा है। ठीक है, इसको उसको कोई परवाह नहीं होती है। यही होता है जीरो सम गेम। आप इसको हिंदी में लिख के आ जाओगे ऐसे देवनागरी स्क्रिप्ट में, जीरो सम गेम, जीरो सम गेम। तो एक जने को फायदा होता है, दूसरे को हानि होता है, बहुत बुरी तरीके से हानि होती है। तो देखो हमारा फायदा हो रहा है तो अगले का नुकसान हो रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉब्लम अपनी नहीं है, वो अगले की प्रॉब्लम है, वो अपनी हानि को कैसे सुधार सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में क्या चलता है, यथार्थवादी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में जो देश होते हैं, जो राज्य होते हैं, वो जीरो सम गेम खेलते हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, दुनिया गई भाड़ में। ठीक है, इसलिए वो अपने से मतलब रखते हैं। ठीक है, उनके नागरिकों के लिए क्या हित में, वो वैसे ही नीतियां बनाते हैं, वैसे ही उनकी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति वैसे ही रहती है। यथार्थवादी और क्या मानते हैं कि जो इंसान है ना, ह्यूमन नेचर, इंसान की प्रकृति कैसी है, इंसान की प्रकृति है दोस्तों सेल्फिश, वो सेल्फिश है काफी ज्यादा, वो अपने बारे में सोचता है। ठीक है, वो इंसान स्वार्थी है। और दोस्तों इंसान के अंदर क्या है, ईगो ही है, यानी कि वो ईगोइस्ट है, अहम भाव उसके अंदर भरा हुआ है कि मेरे कारण ऐसा हुआ है, मेरे पास में बहुत ज्यादा ताकत है, मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, मेरी चलती है घर के अंदर। तो ये होता है ईगो की फीलिंग, ईगो की फीलिंग, अहम की भावना। तो यथार्थवादी क्या कहता है कि इंसान है ना, वो स्वार्थी होता है, वो अपने बारे में सोचता है। वो दोस्तों दूसरे इलाकों को जीतने की कोशिश करता है, चाहे दूसरे इलाकों के लोगों को कितनी भी तकलीफ होती है, कितना भी वो हर्ट होते हैं, चाहे उनके कितने भी सेंटिमेंट है वो हर्ट हो जाए, उसको कोई मतलब नहीं है, वो स्वार्थी होता है इंसान। ठीक है, और क्या होता है, वो इगोइस्ट होता है, वो अहम की भावना रखता है, मैं की भावना रखता है। तो इंसान के अंदर क्या नहीं है, मोरलिटी नहीं है, कि मतलब क्या अच्छा है दुनिया के लिए, क्या बेहतर हो सकता है, वो बारे में नहीं सोचता है, नैतिकता नहीं है इंसान के अंदर। ये राष्ट्र यथार्थवादी सिद्धांत बताता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई नैतिकता नहीं है। ठीक है, और आजकल हर एक देश क्या सोचता है, सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये पॉइंट लिख सकते हो तुम यथार्थवाद की मुख्य अवधारणाओं में, कि एक देश है वो खुद के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं दोस्त, वहां से पढ़ सकते हो। मैं वापस से गारंटी की बात अब ये कह रहा हूं कि यहाँ से 20 नंबर का तो आता ही आता है, बाकी एक एक और आ सकता है, तो 40 नंबर के सवाल आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और क्या चाहिए अपने को, यथार्थवाद में अपने को अगर 20 नंबर का कंटेंट अगर लिखना है तो 20 नंबर के कंटेंट में अपने को 4 से 5 पेज भरने होते हैं। आप मॉर्गेनथाउ के 6 सिद्धांत लिख सकते हो, मॉर्गेनथाउ। ठीक है, मॉर्गेनथाउ के आप 6 सिद्धांत लिख सकते हो, कि उसने 6 सिद्धांत बताए थे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में। मानव की प्रकृति स्वार्थी है, ठीक है, वह स्वार्थी हो जाता है, अपने हित के बारे में सोचता है। शक्ति का मतलब होता है यहाँ पर राज्यों पर नियंत्रण करना। इस तरह से दोस्तों उसने एक सिद्धांत से लेकर टोटल 6 सिद्धांत उसने दिए। मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रखे, तो आप एक बार नोट्स का सहारा लेना, आपको काफी ज्यादा हेल्प उसके अंदर मिलने वाली है। दोस्तों एक छोटा से और टॉपिक पढ़ लेते हैं, नव यथार्थवाद। दोस्तों नव यथार्थवाद और यथार्थवाद में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, वो अपन देख लेते हैं। तो यथार्थवाद तो आई राइस के नाम के आगे। ठीक है, अभी जो यथार्थवाद पढ़ा ना, ये पुराना वाला यथार्थवाद था, यानी कि ये क्लासिकल रियलिज्म था, ये नियो रियलिज्म, मतलब आज के टाइम पे जो यथार्थवाद चलता है उसको नव यथार्थवाद कहते हैं अपन। ठीक है, देख दोस्त अंतर क्या है यहाँ पर, नव यथार्थवाद में दोस्तों दो चीजों पर बल दिया जाएगा, शक्ति पर और समप्रभुता पर। समप्रभुता पर, शक्ति पर और संप्रभुता पर ज्यादा बल दिया जाता है। अंतर क्या है यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में, देखो यथार्थवाद क्या बताता था कि दुनिया की शांति और सुकून कैसे बिगड़ा हुआ है। वो कहता था कि भाई इंसान की जो नेचर है ना, ह्यूमन नेचर है, वो सेल्फिश है, वो स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दुनिया चाहे भाड़ में चले जाए वो अपने बारे में सोचता है। ठीक है, तो दुनिया की व्यवस्था खराब है। अब देखो नव यथार्थवाद दोस्त क्या सोचता है, नव यथार्थवाद क्या कहता है कि दुनिया के अंदर जो युद्ध होते हैं वो इंसान की जो प्रकृति है स्वार्थी उसके कारण नहीं होते हैं। दुनिया के अंदर जितने युद्ध होते हैं, नव यथार्थवादी क्या कहते हैं कि यह जो युद्ध होते हैं वो इंसान के स्वार्थीपने से नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनी हुई है ना, कि ये देश ताकतवर है, ये गरीब देश है, ये विकासशील देश है,
ठीक है, इस तरह से जो कैटेगराइजेशन हो रखा है, कुछ देशों को पीछे रखा जाता है, तो इसलिए मतलब एक सेकेंड। तो न्यू रियलिज्म क्या कहता है कि भाई जो युद्ध होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में क्या है? अराजकता। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिम्मेदार है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिम्मेदार होती है युद्ध के लिए, ना कि इंसान की स्वार्थी प्रकृति। ठीक है, ये नियो रियलिज्म कहता है। और बाकी जितने पॉइंट है आप यथार्थवाद के इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, नव यथार्थवाद दोस्तों दो तरीके का होता है, उस दो तरीकों को अपन एक बार समझ लेते हैं। एक तो ऑफेंसिव नियो रियलिज्म और एक डिफेंसिव नियो रियलिज्म। यानी कि पहला जो टाइप है दोस्त वो है ऑफेंसिव नियो रियलिज्म। इसको हिंदी में अगर कहे तो क्या कहेंगे इसको? रक्षात्मक। ऑफेंसिव का मतलब होता है रक्षात्मक, खुद को डिफेंस करना। रक्षात्मक नव यथार्थवाद। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नव यथार्थवाद भी। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर कौन से देश आते हैं कि इंडिया आता है, इसके अंदर चाइना आता है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों पाकिस्तान जैसे देश आते हैं। अब रक्षात्मक नव यथार्थवाद क्या है दोस्तों? इसके अंदर जो देश आते हैं ना, वो अपनी सेना को बढ़ाते रहते हैं, नए नए सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों के जो हथियार हैं उनको अच्छा करते रहना, रक्षा बजट बढ़ाते रहना, ताकि वो खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, ये होता है रक्षात्मक यथार्थवाद। और दूसरा नव यथार्थवाद होता है आक्रामक। सॉरी यार, ये आक्रामक था, ये ऊपर वाला जो इंडिया चाइना और पाकिस्तान का मैंने लिखा है आक्रामक नव यथार्थवाद। मैंने आपको दो बार पढ़ा है, आपने बोला नहीं फिर भी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को माफी है मेरी तरफ से। आक्रामक नव यथार्थवाद, इसमें कौन से देश आते हैं जो कि दोस्तों थोड़े एग्रेसिव होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हथियारों को इकट्ठा करते हैं, नए सैनिकों की भर्ती करते हैं, रक्षा बजट को बढ़ाते हैं हर साल। ठीक है, तो जिसमें इंडिया चाइना पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। और दोस्तों नव यथार्थवाद का दूसरा टाइप है रक्षात्मक यथार्थवाद या फिर डिफेंसिव नव यथार्थवाद। दोस्तों इसके अंदर जो देश होते हैं ना, वो ऑलरेडी ऑलरेडी क्या होते हैं? वो पावरफुल होते हैं। ऑलरेडी क्या होता है दोस्त? पावरफुल होते हैं। ठीक है, और वो मतलब अपनी जो शक्ति है ना उसी को वो ठीक करते रहते हैं, उसी को उसी पर ध्यान देते हैं। जितना उनके पास में सैनिक है ना, जितना उनके पास में हथियार है, वो उन्हीं को देखते रहते हैं, उन्हीं को वो मेंटेन करते रहते हैं। जैसे कि दोस्तों जर्मनी, अब जर्मनी के पास में क्या वेपन्स की कमी, क्या सैनिकों की कमी? नहीं दोस्त। ऐसे यूके, ऐसे ही यूएसए, ये देश है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? यूके का मतलब यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन होगा, यूएसए का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और जर्मनी का मतलब जर्मनी। तो ये देश है वो दोस्त, मतलब अपनी सेना को और हथियारों को मतलब इनको ही मेंटेन करते रहते हैं, इनको ही वो देखते रहते हैं, सिर्फ ज्यादा हथियार वगैरह खरीदते बेचते नहीं ये सब लोग। तो ये इसके अंदर आ जाएगा रक्षात्मक यथार्थवाद। ठीक है गाइज, दोस्तों ये एक डेमो टाइप की क्लास थी, और अगला जो पेपर है वो BHI 134 का होगा, मैं वो भी पढ़ा दूंगा आपको अच्छे से। दोस्तों पेड क्लासेस होती है, पेड क्लासेस में आपको एक चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, अभी पेपर आ रहे हैं तो मेरी तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है नेक्स्ट ईयर से। अब ये पेड क्लासेस लेके जो कि नॉमिनल कॉस्ट पे होती है सारी की सारी, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊँ और डेली क्लासेस वगैरह चला करेगी, तो दोस्तों आराम से पढ़ सकते हो तसल्ली से एक एक बात समझ के। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना। और BHI 134 भी पढ़ेंगे, जिसका बीच में अगर पेपर आता है तो मुझे बता देना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।